नमस्कार। संकल्प के द्वारा आयोजित गुरु सम्मान समारोह 2020 के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय डीपी सिंह जी, जिनका विशेष रूप से सम्मान किया जा रहा है, ऐसे मेरे ज्येष्ठ मित्र आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, पूर्व प्रशासक पुलिस अधिकारी आदरणीय दीपक कुमार भट्टाचार्य जी, इसके साथ साथ श्री शांति कुमार जैन, ये पुलिस सेवा से है और जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, डॉक्टर अनिल कुमार सहिजपाल, हमारे संकल्प के संस्थापक तनेजा जी, अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता जी, सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ऐसे सम्मानीय अतिथि भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस गुरु सम्मान समारोह करीब ये 25वां कार्यक्रम हो रहा है। 25 साल से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें जिन लोगों का आज विशेष रूप से सम्मान किया जा रहा है, उनमें से राजकुमार भाटिया जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वो मेरे बहुत परम मित्र हैं और उनको जीवन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काफ़ी बड़े जिम्मेदारी का वहन भी किया है और उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में, विद्यार्थी क्षेत्र में और विद्यार्थियों को संस्कार करके उनको अच्छे नागरिक, अच्छे नेता तैयार करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसलिए आज उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनका विशेष रूप से सम्मान कर रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी है और मैं राजकुमार जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपक कुमार भट्टाचार्य जो वाणिज्य विषय के, इसमें उनको प्रशासकीय अनुभव है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको भी आज सम्मान दिया जा रहा है। शांति कुमार जैन जी ने नॉर्थ ईस्ट में अनेक जगह पर पुलिस सेवा में बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए आज उनको भी सम्मान किया जा रहा है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार सहिजपाल जी का शिक्षा क्षेत्र में पंजाब विश्वविद्यालय से लेकर अनेक जगह पर उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। ये चारों ही विभूतियों को मैं अभिवादन भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ और उनके सम्मान के रूप में उनको विशेष रूप से उनके कार्य के लिए ऋण भी व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन, दिशादर्शन भविष्य के पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। जहाँ तक संकल्प की संकल्पना है वो बहुत अच्छी है। एक बात कही जाती थी, क्लासेस लीड मासेस, ये कहावत हमारे यहाँ बहुत बार सुनने को मिलती है। बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, उसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इसके ऊपर बिल्डिंग टिकती है और इसलिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का जैसा महत्व है, वैसे समाज में विशेष रूप से प्रशासकीय सेवाओं में या जो एक प्रकार से समाज की प्रशासकीय सेवा में एक सक्सेसफुल लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है और उसमें काम करने की काबिलियत अगर होती है, तो पूरे गांव को, पूरे ज़िले को, पूरे राज्य को, पूरे देश को बदल सकता है। ये हमारा अनुभव है और इसलिए व्यक्तियों को, संगठन को संगठित करके, व्यक्तियों को उनके संस्कार उनके ऊपर करके, उनके व्यक्ति निर्माण का कार्य करके, उनको एक यशस्वी नेतृत्व के रूप में जो समाजोपयोगी और राष्ट्रोपयोगी होगा, ऐसे निर्माण करना, यही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य का संकल्पना, यही हब्स हमारी की विचार निष्ठा भी है और हमारा मिशन भी है। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया गतिशील कैसे बनेगी और ये प्रक्रिया किस आधार पर काम करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे समाज में हम लोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जो संकल्पना कर रहे हैं, उसमें समाज के सभी क्षेत्रों में हम एक आमूलाग्र परिवर्तन करना चाहते हैं।
आमूलाग्र परिवर्तन करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज को हम आत्मनिर्भर समाज तो बनाएंगे ही, पर व्यक्ति के समूह से समाज बनता है, अनेक समाज इकट्ठा होते हैं तब एक राष्ट्र बनता है। और ये राष्ट्र को हम मातृभूमि के रूप में कहते हैं। और इस मातृभूमि को, मदरलैंड को सभी दृष्टि से स्वयं पूर्ण करना और एक प्रकार से केवल एक क्षेत्र में नहीं, सर्वांगीण क्षेत्र में प्रगति और विकास में विश्व में प्रथम क्रमांक पर लेकर जाना, यही हमारी राष्ट्रवाद की संकल्पना है। और राष्ट्रवाद ये हमारे विचारों का एक आत्मा है। तो राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, उसमें राष्ट्र की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा भी आती है। और जब राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का जब हम विचार करते हैं तो हम लोग जितने जितने महत्वपूर्ण विषय है जो राष्ट्र के उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं, वो एग्रीकल्चर के हो, इंडस्ट्री के हो, प्रशासन के हो, या गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के हो, या देश के हितों में जो जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है के अंतर्गत बाह्य सुरक्षा के हो, सभी क्षेत्रों में हमें एक ऐसा परिवर्तन लाना है कि विचारधारा का उपयोग करके व्यक्तियों पर ऐसे संस्कार करके ऐसी सक्सेसफुल लीडरशिप देनी है कि सभी क्षेत्र हमारे, हम निश्चित रूप से विश्व में इसमें पूरा नेतृत्व दे सकने की क्षमता हम लोग दिखा सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने, हम सब लोग उनको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और शिकागो में जो उनका भाषण था, वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण था। उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, वो सब श्रेष्ठ है। और उन्होंने आगे ये कहा कि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी धर्म की, किसी भी भगवान की पूजा करने से अंततोगत्वा हम जो स्थल जाना चाहते हैं उस इच्छित स्थल पर हम निश्चित रूप से पहुँच सकते हैं। और इसीलिए हमारे इसमें एक संस्कृत में सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हमारे मराठी में एक कवि ने इसका अनुवाद किया था कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळवणी जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। तो स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार से बरसात का पानी आता है, नदी नालों में जाता है और धीरे धीरे होकर सागर में बन जाता है, ये एक बूंद का सागर हो जाता है। और उस प्रकार से सागर को जैसे मिलता है, वैसे किसी भी भगवान का वंदन करने से अंततोगत्वा हमारा जो श्रद्धा है, हमारा जो नमस्कार है, वो भगवान को ही पहुंचता है। तो मुझे लगता है यही विवेकानंद जी ने जो बात कही थी वो यही थी। और हम यही बात कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, केवल मेरे राज्य का कल्याण हो या मेरे देश का कल्याण हो, ऐसा नहीं है। हमारी संकल्पना इतनी विकसित हुई है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। तो सबके कल्याण की भावना हमारे मन में है और यही हमारी भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से हिंदू संस्कृति की विशेषता रही है। और काल में जो कुछ परिवर्तन हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी आई, कुछ बुरी बातें भी आई। कुछ बुरी बातों को हमको निश्चित रूप से निकालना होगा। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता ख़त्म करनी होगी। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी निर्माण करनी होगी। और इसीलिए हमने हमारी लगातार कोशिश रही है कि मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति और मूल्याधिष्ठित हमारी समाज पद्धति, ये मूल्य क्या है, वैल्यूज़ क्या है कि जिसके आधार पर हम समाज की और देश की रचना करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न बहुत बड़ा चर्चा का होता है और वो शिक्षा क्षेत्र से होता है कि क्या हमारी शिक्षा आज जो उपलब्ध है उसके संस्कारों से क्या जिस प्रकार में भविष्य में जिस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण करने का उद्देश्य हमने सामने रखा है, क्या उसमें हम कामयाब हो रहे हैं, क्या उसमें हम यशस्वी हो रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय है। आज स्वाभाविक रूप से शिक्षा का संबंध रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें भी सच्चाई भी है कि शिक्षा के द्वारा रोजगार प्राप्त होगा। और एक बात विवेकानंद जी ने कही थी कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक।
तो खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। और इसलिए इथिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है। पर साथ साथ इकोनॉमी का विचार करने का संबंध जो आता है वो नॉलेज के साथ आता है। और नॉलेज की परिभाषा यही है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और स्वाभाविक रूप से नॉलेज को विकसित करने के लिए विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हमारे पीढ़ी को नॉलेज के दृष्टि से स्वयंपूर्ण बनाना, उसमें क्षमता बढ़ाना और उनकी विजन को, उनके टैलेंट को विकसित करना, ये बहुत स्वाभाविक है। और ये बात हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड में, अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डंका एक प्रकार से पीट रहे हैं। कोई भी विदेशी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेना चाहती है तो इंटरव्यू के लिस्ट में पहले इंडियन कितने हैं उनको देखकर तुरंत लिया जाता है। मैं जापान में गया था तो जापान के प्रधानमंत्री ने मुझे एक प्रश्न पूछा था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने पूछा था कि क्या इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के शरीर में कोई मैथमेटिक्स के स्पेशल जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे हैं। तो स्वाभाविक रूप से नॉलेज जो हमको शिक्षा से प्राप्त होता है और उससे जो कैपेबिलिटी मिलती है, क्षमता मिलती है, और उससे जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो आवश्यक है। और उसके कारण हम निश्चित रूप से नॉलेज को विकसित करने का प्रयास हमारी शिक्षा संस्थाओं के द्वारा, हमारे महाविद्यालयों के द्वारा, हमारे माध्यमिक स्कूलों के द्वारा, प्राथमिक स्कूलों के द्वारा हम लोग एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि नॉलेज किस प्रकार से हमारे सामान्य व्यक्ति तक पहुँचे, और वो पहुंचने के बाद उसके कारण उसके व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिमत्व में किस प्रकार का परिवर्तन हो। और इसी के लिए हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के काम कर रही है। हमारे देश में बड़े प्रमाण पर ऐसी अनेक संस्थाएं भी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में रिसर्च से लेकर, विकास से लेकर अनेक बातों का, नॉलेज का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, ये भी नॉलेज का ही पार्ट है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, स्किल, ये सब बातों का विकास करने की अनेक संस्थाएं हमने खोली है। सरकारी स्तर पर इसका काम शुरू है और स्वाभाविक रूप से ये प्रयास भी आवश्यक है और हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने में इसका उपयोग भी है। अगर नॉलेज अच्छा मिलेगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से रोजगार का निर्माण होगा। रोजगार निर्माण होंगे तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है, गरीबी दूर होगी। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट बराबर है। और इसके लिए हमने ये भी तय किया है कि हम लोग रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और विशेष रूप से हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भाषा में हम दरिद्र नारायण मानते हैं, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम हमारी आर्थिक नीति और उस प्रकार से हम आगे जाए। और उसके साथ जिस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, उस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। तो राष्ट्रवाद विचारधारा हमारी आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, एक अच्छी लीडरशिप समाज में तैयार करने की, संस्कारित करने की, प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर आप उनको क्षमतावान बनाने की कोशिश कर रहे लीडरशिप को, क्योंकि राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना है। तो ये भी है कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में आप सबका कंट्रीब्यूशन है। और हमारे आर्थिक चिंतन में हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन जो है, जो सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ समाज के शोषित, पीड़ित, दलित लोग जो है, जो समाज की मुख्य प्रवाह में नहीं है, विकास से कोसों मील दूर है, उन लोगों को केंद्र बिंदु मानकर उनके जीवन में हम किस प्रकार का बदल कर सकते हैं, सस्टेनेबल लाइफ उनका कर सकते हैं, ये हमारा उद्दिष्ट है। और रोटी, कपड़ा और मकान उनको मिलनी चाहिए।
जिसके लिए हम हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट की ओर से, सरकार की ओर से, समाज की ओर से, अनेक व्यक्तियों के इनिशिएटिव से एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में हम लोग बड़े प्रमाण पर काम करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये सब बातें आवश्यक है, पर इसका आत्मा अगर कोई है तो केवल आर्थिक प्रगति और विकास से देश की स्वयं पूर्णता नहीं होगी। हम स्वदेशी, स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, इन सब बातों पर जोर देते हैं। ग्रामीण, कृषि, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, इसके विकास की योजनाएं बनाकर उसको प्राधान्य देते हैं। ये सब करने की आवश्यकता है, पर इन सब के बाद जो समाज हम तैयार करना जा रहे हैं, जो राष्ट्र हम निर्माण करने जा रहे हैं, वो आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण होगा, निश्चित रूप से होना चाहिए। आज अमेरिका स्वयं पूर्ण है, पर आज अनेक देश है जिनकी आर्थिक दृष्टि से बहुत स्वयं पूर्ण है, पर सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हुई है। परिवार व्यवस्था खत्म हो गई है। आज अमेरिका में किस प्रकार की परिवार व्यवस्था आपको पता है? आज हमारे पाश्चात्य कंट्री में किस प्रकार की समस्या आपको पता है? मैं इंग्लैंड में गया था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को मिला, पार्लियामेंट में जाने का मौका मुझे मिला, वहाँ भाषण करने का मौका मिला। मेरे साथ वसुंधरा जी और स्मृति ईरानी जी थी। बाद में कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं विदेश मंत्री के यहाँ गया चाय पीने के लिए। उनने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैंने जवाब दिया, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी समस्या, फिर सरकार क्या कर रही है? तो मैंने कहा कि हम किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश मैंने की। फिर मैंने उनको उल्टा सवाल पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आपका आश्चर्य होगा, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था आज बहुत संकटों से गुजर रही है। हमारी पारिवारिक जीवन पद्धति, सोशल पद्धति कोलैप्स हो गई है। हमारे यहाँ लोग लिविंग रिलेशन में रहने लगे हैं, और जो माता है, लड़कियाँ जो है, वो शादी न करते हुए लिविंग रिलेशन में रखकर उनको जब बच्चा पैदा होता है तो उससे अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो रही है। एक तरफ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्नता है, और दूसरी ओर पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से एक तरफ समाज पूरी तरह दुर्गति के तरफ, विनाश के तरफ जा रहा है। तो हमारा जो मॉडल यही है कि हम आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास करें, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में करें, पर उसके साथ संस्कारित समाज, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति के आधार पर हमारे राष्ट्र के नागरिकों का निर्माण भी करेंगे। और हमारे संस्कृति ने इसको टिकाया हुआ है। गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, लोग आत्महत्या कर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, पर परिवार पद्धति मजबूत है। आज भी हमारी व्यवस्थाएं टिकी हुई है, और यही भारतीय संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। और मुझे यही आप सबसे अनुरोध करना है कि ये जो संस्कृति है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, ये जो जीवन मूल्य है, ये हमको कहाँ से मिले? जीवन मूल्य हमको भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाराणा प्रताप तक, बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर महात्मा फुले तक, और स्वतंत्र वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी तक, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इन सब बातों ने समाज जीवन को एक दिशा दी है। तो एक तरफ आर्थिक प्रगति और विकास, जिसके लिए नॉलेज का सर्वांगीण उन्नति और विकास। देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि वी आर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण दो शब्दों में फ़र्क है। तो मॉडर्नाइजेशन में हमारी संकल्पना है कि हम विकसित समाज की ओर जा रहे हैं, पर हम पाश्चात्यकरण नहीं कर रहे हैं। एक तरफ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास में जाएंगे, स्पेस साइंस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, एटॉमिक एनर्जी में हम लोग निश्चित रूप से विकास करेंगे। हमें सामर्थ्यशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है, पर हम विस्तारवादी नहीं है। हमें सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली बनना है तो दुर्बलों की रक्षा करने के लिए। भगवत गीता का जो संदेश है कि परमेश्वर भगवान जब अवतार लेता है तब कब लेता है? जब धर्म का ह्रास होता है, अन्याय अत्याचार बढ़ता है, तब न्याय के लिए, दुर्बलों के रक्षण के लिए
तब भगवान का उदय होता है। यही हमारी फिलॉसफी है, यही हमारे सिद्धांत है, यही हमारा इतिहास है, यही हमारी संस्कृति है। और उसके आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति ये हमारे समाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ और ये केवल भाषण के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे में कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। और इसलिए हमारे में से ऐसे हमारे जैसे अनेक अपूर्णांकों को संस्कारों के आधार पर जो कुछ मार्गदर्शन मिला उससे हम पूर्णांक नहीं बने, पर थोड़ा बहुत कुछ हमारे में सुधार हुआ, उसी के कारण समाज के लिए और देश के लिए कुछ कार्य कर सके। तो हमारे जैसे अपूर्णांकों को पूर्णांक बनाने के लिए जिन विचारों ने, जिन संस्कारों ने कोशिश की, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उनका ऋण मैं कभी भूल नहीं सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में बचपन से काफ़ी बातें सीखने के लिए मिली। मैं स्टूडेंट लीडर था और स्टूडेंट लीडर भी था तो मैं बहुत एग्रेसिव था, मिलिटेंट था और काफ़ी मेरी कभी विचारधारा कभी मिलती जुलती नहीं थी, ठोक पीट करने वालों में से ज़्यादा था। तो काफ़ी उस समय संघर्ष होते थे, अन्याय सहन नहीं कर पाते थे, कोई टिक्का टिप्पणी करते थे, ठोक पीट करने का काम करते थे। तब मैं बताते ये काय की बातें कर रहे हो आप, अगर हम लोग सामर्थ्यवान नहीं होंगे तो हमें कौन सुनेगा, और अगर इसी प्रकार का झूठी बातों का अन्याय सहन करेंगे तो कैसे होगा। तो पर वो उस समय मुझे यशवंतराव केळकर, बाला साहेब आपटे, मदन दास जी, हमारे सदाशिवराव देवधर और दत्ताजी डिडोलकर, राजकुमार भाटिया जी, दत्ताजी जब अध्यक्ष थे तो जनरल सेक्रेटरी थे विद्यार्थी परिषद में, वो भी उस समय आए थे। तो इन अच्छे अच्छे लोगों का मुझे सहभाग मिला। संघ में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। संघ में मैंने बाला साहेब देवरस जी को और भाऊराव जी को बहुत नज़दीक से देखा है। भाऊराव जी के जीवन के अंतिम समय में एक बार मैं उनको कार्यालय कुछ काम उन्होंने मुझे सौंपा था, मैं उनको मिलने के लिए गया था। नागपुर में 45-46 डिग्री का टेम्परेचर था, एक टूटा हुआ कूलर लगा हुआ था, उसमें पानी भी ठीक से नहीं आ रहा था, और भाऊराव जी एक तख्त पर सोए थे, वो गद्दी भी ठीक नहीं थी। तो मैंने भाऊराव जी को कहा, भाऊराव जी ऐसा क्यों करते हो, ये कूलर काम नहीं कर रहा, ये गद्दी ठीक नहीं है, आप ठीक रहिए भाऊराव जी, आपके देश के लिए आपकी ज़रूरत है, आप तबीयत की चिंता क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा, नितिन मेरी चिंता मत करो, देश की चिंता करो। इतना देश के लिए समर्पित, कर्तृत्ववान, गुणवान, कैपेबिलिटी के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उनका आईक्यू, उनकी विजन, उनकी निर्णय क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता, समाज के प्रति कटिबद्धता, देश के प्रति कटिबद्धता, समर्पण का भाव और राष्ट्र और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व मुझे कह रहे थे कि मेरी चिंता मत करो, देश की चिंता करो। ये देशभक्ति मैंने देखी। बाला साहब के साथ समाज सुधारक के बारे में बहुत बातें होती थी। वसंत व्याख्यानमाला में उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता और जातीयता अगर बुरी नहीं है तो समाज में कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती। इतने समाज सुधार के उनके विचार मैंने नज़दीक से देखे। उनको आप में से अनेक लोगों को पता नहीं होगा कि बाला साहेब और भाऊराव जी एक धनवान परिवार के थे। यहाँ बालाघाट जिले में गोंदिया के पास उनकी खेती थी और दोनों ने अपनी खेती पे काम करने वाले जो लोग थे, मजदूर थे, उनको दे दी, मकान संघ को दे दिया, फिक्स डिपॉजिट सभी संस्थाओं को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी बांट दी। इससे बड़ा कौन सा दृष्टिकोण हो सकता है। और इसलिए मैंने उन सब लोगों को नज़दीक से देखा है। थोड़ी हमारी समस्या ये है कि जो संस्कार हमको मिल रहे हैं, जो आप जिसको मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, मुझे मौका मिलता है, मैं बहुत से बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए भी मुझे बुलाते, मैं जाते रहता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी परिषद में आपको यशवंतराव केळकर जी ने कार्यकर्ता के ऊपर में, उसके नेतृत्व विकास में बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का अपूर्णांक करके शायद एक किताब बहुत सुंदर है, जिसमें व्यक्ति की गुणवत्ता कैसे बदली जा सकती है इसका कि संघ में, विद्यार्थी परिषद में मैंने जो मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देखा, टीम वर्क, टीम स्पिरिट कितना अच्छा था, नज़दीक से देखा है, और उसके जो संस्कार मिले हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। और ये संस्कार हमारे विचार परिवार के संगठनों से और विशेष रूप से हमें देश के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा एक फेल्यूर ये है कि हम इसको मार्केट करने में हम यशस्वी नहीं हुए। हमारी जो सच्चाई थी वो समाज के सामने ठीक प्रकार से प्रेजेंट करके
उसमें हम लोग जिस प्रमाण में यशस्वी होने चाहिए उतने नहीं हुए। पर हमारा दृढ़ विश्वास है कि ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस इसका पूरा उपयोग हम करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेशन करेंगे। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता तो हमारी विशेषता है ही, इनोवेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारी महत्वता है ही है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आखिर हमारी बात को किसी को कन्विंस करने में बहुत समय जाता है। सुदर्शन जी हमारे सरसंघ चालक थे, मेरा नज़दीक से उनसे संपर्क आता था। वो बोलते थे क्यों हम पेट्रोल डीजल आयात कर रहे हैं, हमारा किसान बिजली तैयार कर सकता है, हमारे यहाँ फ्यूल हम तैयार कर सकते हैं। तो वो उनको कोई सीरियस नहीं लेता था, विश्वास नहीं रखता था। मैं उनके साथ जुड़ गया और मैं ये काम करता गया, इथेनॉल और ये सब 12-13 साल से इसके पीछे लगाऊं। अब वो क्षण नज़दीक आया, लोगों को पट गया, अब लोग काम कर रहे हैं। पर 12 साल खराब हुए। हमारे देश के में पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून ने एविएशन में रिवोल्यूशन किया। जट्रोफा ऑयल से एविएशन फ्यूल तैयार करके हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट 100% हमने पिछले 26 जनवरी को चलाया। स्पाइस जेट का विमान 25% बायो एविएशन फ्यूल से लाकर दिल्ली में आया, देहरादून से हमने लाया। अब हम लोग मरीन फ्यूल और एविएशन फ्यूल हमारे वनवासी बना सकते हैं, वो प्रूव हो गया। हम इथेनॉल से मरीन फ्यूल और ये कर सकते हैं। पर ये सब पटाते पटाते समय हो गया। आज 20,000 करोड़ की इकोनॉमी हम 1 लाख करोड़ की बना सकते हैं। 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम 2 लाख करोड़ का तुरंत कम कर सकते हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मेरी पूरा विश्वास है कि कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की बिजली में हम आज कितनी बड़े प्रमाण पर आज हम लोग विंड पावर तैयार कर रहे हैं, सोलर पावर तैयार कर रहे हैं, हाइड्रो पावर तैयार कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर तैयार कर रहे हैं, यूरेनियम के बाद थोरियम के आधार पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कितने बड़े प्रमाण पर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, कितने सैटेलाइट हमने छोड़े। आज सैटेलाइट में हमने कितना, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने कितना बड़ा यश हासिल किया है। ये हमको करना है। ये जो विज्ञान तंत्र विज्ञान का संशोधन हमारे विचारों का, हमारे कार्य का ही भाग है। पर उसके साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति ये भी हमारा आधार है। और इसलिए जीवन मूल्य ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे विचारधारा की विशेषता है। कभी आपको मिलेगा तो हमारे यहाँ मैं जब प्रथम वर्ष में था तो सहस्त्र बुद्धे करके खामगांव में प्रोफेसर थे, अपने संघ का काम करते थे। उनका एक जीवन मूल्य करके किताब है, वो संघ भंडार में थी। और वो जीवन मूल्य में उन्होंने छोटी छोटी बातों से जीवन मूल्य कैसे है उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, नॉलेज के साथ कमिटमेंट, केवल सेल्फ सेंटर रहना, आई मी माई सेल्फ, इससे थोड़ी काम जमेगा। परम पूज्य गुरु जी के बारे में बताया जाता था कि वो जब फोटो कोई निकालता था तो वो चेहरे पर हाथ रखते थे। प्रसिद्धि परामुखता ये उनके स्वभाव की विशेषता थी। और टीम वर्क, सबने मिलकर काम करना, सबको साथ लेकर चलना। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर की मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट के जो सूत्र हैं उनका आधार तो जीवन मूल्य है। और जीवन मूल्य हमारी ताकत है। और उन जीवन मूल्यों के आधार पर प्रशिक्षण, प्रबोधन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर हम नए नए नेतृत्व को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे राष्ट्र का भविष्य बदलने वाला है। पर बेस तो जीवन मूल्य है। और जीवन मूल्य हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की है धर्म की। वो जो व्याख्या है कि धर्म के बारे में जातिवादी, सांप्रदायिक इस प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है कि कोई शिक्षक कहता है कि मैं अपने शिक्षक धर्म का अनुकरण कर रहा हूँ, तो ये कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई बात है। पर अनेक बार मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन्स, इन्होंने हमारी समाज को अनेक बार एक प्रकार से उसको गुमराह किया है। हमारी आवश्यकता यही है कि हमारे जो जीवन मूल्य हमको इतिहास, संस्कृति, विरासत और विशेष रूप से हमारे धर्म से हमें मिले हैं, और जिस मूल्यों पर हम विश्व का कल्याण हो इस प्रकार का भाव रख रहे हैं, और जो हमारी विचार परिवार की विशेषता है। और मैं बहुत पॉजिटिव और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, देखिए कम्युनिज्म खत्म हो गया,
आज रशिया में और चाइना में केवल लाल झंडा बाकी है। मैं गया था हंगेरी, बुडापेस्ट, सब लोगों के, सब कम्युनिस्ट लीडर के पुतले जो चौकों में थे वो उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए लोगों ने, एक गार्डन में रखे हुए हैं। आप अभी जाकर देखिए बुडापेस्ट में। विश्व में अब केवल लाल बाउटा रहा है। चाइना में मैं गया था, अब कोई कम्युनिज्म की बात नहीं है। आज रशिया में भी नहीं है, वो लिबरल इकोनॉमी उन्होंने स्वीकार की। तो कम्युनिज्म अब कोई किसी के लिए, एक समय जो था वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बनता था, अब तो पूरी तरह ये आज के अनुभव के साथ पूरे विश्व का, पूरे देशों का लेते हुए कम्युनिज्म भी जवाब नहीं दे सकता, ना सोशलिज्म दे सकता। समाजवादी भी खत्म हो गए, कई दिखते नहीं। साम्यवादी और समाजवादी लगभग कोलैप्स हो गए। और जो पूंजीवादी थे, जो लिबरल इकोनॉमी के आधार पर बात कर रहे थे, अमेरिकन साम्राज्यवादी विचारधारा जो थी वो भी थी, वो भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। तो पूरा विश्व इस समय ऐसे सोच में है कि किस प्रकार से देश को कौन सा मॉडल अच्छा है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा मॉडल ही विश्व को दिशा दे सकता है। और वो मॉडल जो है उसको और रिसर्च करके, उसको और क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसको बहुत ही सिंप्लीफिकेशन की मेथोडोलॉजी को यूज़ करके लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये निश्चित रूप से आप जैसे लोग कर रहे हैं। और मैं यही मानता हूँ कि मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर वो मॉडल है कि जो एक प्रकार नॉलेज और इकोनॉमी दोनों का विकास हमको करना है। आर्थिक दृष्टि से स्वयंपूर्ण बनना है। स्वावलंबन स्वदेशी विचार हमारा आधार है। कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग है, उसमें भी हम लोग मॉडर्नाइजेशन करेंगे। अभी मैं सोलर चरखा ला रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ टेक्सटाइल मिल की ज़रूरत ही नहीं है। महिलाएं अपने घर में बैठकर 10 लाख महिलाओं को सोलर चरखा देंगे, रूफटॉप में एक सोलर पैनल होगा और 20-30 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। वो खुद सूत तैयार करेगी, फैक्ट्री में पहुंचा देगी, कपड़ा तैयार हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो यही स्वावलंबन है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग है। बहुत सी बातें ऐसी है कि जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और इसके आधार पर हमको भविष्य की पीढ़ी को भी निर्माण करना है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण भी करना है। और हमारी विचारधारा इन सब सवालों का जवाब दे सकती है। लिबरल इकोनॉमी निश्चित रूप से आवश्यक है, पर उसके आधार पर केंद्र बिंदु जो है वो सामाजिक और आर्थिक समता के दृष्टि से आखिरी तबके का जो आदमी है वो, उसको केंद्र बिंदु मानकर हमारी सामाजिक आर्थिक नीतियाँ बननी चाहिए। तो हम लोग उस समाज में जैसे उच्च नीचता का भाव भी समाप्त करना है, वैसे धनवान और गरीब के बीच की रेखा भी कम करनी है। हमारे यहाँ कोई भूखा ना मरे। तो मुझे लगता है हमारी बेसिक आइडियोलॉजी और विचारधारा विश्व को दिशा दे सकती है। और यही बात विवेकानंद जी ने कही थी। मैं आखिर में विवेकानंद जी को याद करते हुए जरूर इस बात को आप लोग जरूर, आप जैसे लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि 18वीं सदी जो होगी वो विशेष रूप से मुगल सल्तनत का सब जगह बोलबाला था। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों का उदय हुआ। कहाँ कहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका से लेकर चाइना, कहाँ कहाँ घुस गए वो। और पूरा लोग कहने लगे कि इस दुनिया के ऊपर का यूनियन जैक कभी नहीं जा सकता। पर आप अंग्रेज़ों की भी सदी खत्म हो गई। फिर अमेरिका के बारे में सुपर इकोनॉमिक पावर तैयार होगी और विश्व में उनका डमरू बजने लगा। तो जो कहता था कि कोई अमेरिका के साथ मैच नहीं कर सकता, पर धीरे धीरे अमेरिका भी अब आज लोगों को लगता है कि नहीं। अब मुझे लगता है कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी। कुछ संकटें चल रही है और मैं कभी कभी लोग डरते कोविड-19 से। मैं कहता हूँ इसके पहले क्या 47 के पहले और बाद में हमने संकटों को नहीं झेला है। 3 लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ हुई है, 1 लड़ाई चाइना के साथ हुई है। कितने बाढ़ आए, कितने प्रलय आए, कितने भूकंप आए, कितने सूखा आया। कम आए संकट, कम लोग गए, दंगे फसाद हुए, कितने प्रकार के संकट हमने झेले। हर संकटों पर मात करके राष्ट्र विजयी हो हमारा, ये भाव हमने लोगों को दिया और हम विजयी हुए। तो ये कोविड-19 पर भी हम विजयी होंगे। इसमें भय, निराशा, निगेटिविटी को हटाना होगा, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। और कोविड-19 की वॉर जो है हम जीतेंगे और उसके साथ साथ हम आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। आज बहुत कठिनाई से हम जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज की समस्याएं बहुत कठिन है, पर इन समस्याओं से जूझकर हम आगे निकलेंगे
और निश्चित रूप से विश्व में हम प्रथम क्रमांक पर पहुंचेंगे सभी बातों के इसमें। इस प्रकार का जो मिशन हमारे सबके मन में है और जिसलिए हमारे स्टेक होल्डर अलग अलग काम कर रहे हैं, उसमें ही संकल्प के हमारे भाई इस देश में अच्छी लीडरशिप मिले, प्रशासनिक क्षमता वाली अच्छी लीडरशिप, राष्ट्र समर्पित, समाज समर्पित और विकास के लिए काम करने की एबिलिटी रखने वाली, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, कलेक्टिव टीम स्पिरिट और करप्शन फ्री, राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रूप से काम करने वाली, यही प्रयास किया और आज हजारों लोगों को उन्होंने इसके लिए निश्चित रूप से तैयार भी किया है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, पर समुद्र में गंदगी बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रयासों से जो काम अच्छा किया है वो अभी बहुत कम है। इसकी गति बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा काम करने वाले लोगों का प्रवाह एक तरफ है तो दूसरे ओर गंदगी करने वालों का प्रवाह उससे कई गुना ज़्यादा है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारी पॉजिटिव शक्ति, ऊर्जा को और बढ़ाने की आवश्यकता है, तो ही राष्ट्र के उद्दिष्ट का जो सपना हमने लिया है वो पूरा हो सकता है। मैं संकल्प को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इस कार्य से परिचित हूँ। इस कार्य के प्रति मैं जो काम हो रहा है उसमें तनेजा जी को, उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज आप देश के अनेक जगह पर ये काम कर रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार जी का आपने बहुत अच्छा किया। मेरे मन में हर बार एक गिल्ट रहता है और वो गिल्ट यही रहता है कि राजकुमार जी के साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाए। पद्मनाभ आचार्य जी एक बार काम करते तो मुझे जब वो गवर्नर बने तब मैं भी उसमें था, तो मुझे बहुत खुशी हुई, आंखों में आंसू आए कि इतने साल काम करने वाले पद्मनाभ आचार्य जी फिर वहाँ नागालैंड के राज्यपाल गए। पर हम लोग अभी राजकुमार जी के लिए हम नहीं कर सके जो करना चाहिए, इसका गिल्ट मेरे मन में हर समय रहता है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और आज ले उनको भी आपने सम्मान किया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई है कि उनके जैसे काम करने वाले राम बहादुर राय, राजकुमार भाटिया जी, मैंने इन सबको देखा है, गोविंद जी, इनके साथ मैंने काम किया है। यशवंतराव केड़कर, बाला साहब आप्टे आज नहीं रहे, यशवंतराव जी नहीं रहे, अब उसमें से बहुत से लोग चले गए, पर उन्होंने दिए हुए संस्कार, उन्होंने दिया हुआ जीवन मिशन, हाँ संस्कार आज हमारे लिए एक संपत्ति के रूप में, वेल्थ के रूप में हमारे साथ उपलब्ध है। आपने उनका आज सत्कार किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और दीपक कुमार भट्टाचार्य, शांति कुमार जैन और डॉक्टर अनिल कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनको नम्रतापूर्वक अभिवादन भी करता हूं। फिर से मेरी उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और संकल्प का काम ऐसा ही बढ़ाइए, यही आपसे प्रार्थना है। एक क्षमा मांगता हूँ, आज मुझे थोड़ा देरी हुई। आज गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था संघ का, मेरी शाखा का, तो मैं अभी तक जब से याद है मैंने कभी ये मिस नहीं किया। तो कार्यक्रम के लिए मैं गया था तो थोड़ा देरी हुई मुझे आने में, इसलिए आप सब लोगों की क्षमा मांगता हूँ। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, नमस्कार।